हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ेंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। होम रूल आंदोलन, इसका अर्थ होता है गृह शासन। क्या गृह शासन होता है? यह विचार सबसे पहले आयरलैंड की एक महिला थी जिसका नाम एनी बेसेंट है, उसके द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा लाया जाता है, जो आयरलैंड की एक महिला थी। इनको भारत में माता बसंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारत में माता बसंत के नाम से जाना जाता है। इनका कहना था कि आप लोग अंग्रेजों के अधीन भी रहकर कुछ इंडिपेंडेंट हो जाइए। क्या? कुछ आज़ादी से रहिए। ये चाहते थे कि आप अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर खुद काम करिए। किस पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर खुद काम करिए। सामाजिक राजनीतिक विकास कर लीजिए। मतलब भले ही आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम कर रहे हैं, आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शासित हैं, लेकिन आप क्या करिए? अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ काम करिए। सामाजिक राजनीतिक विकास कर लीजिए और क्या कर लीजिए? संवैधानिक तरीके से विकास कीजिए। कैसे? संवैधानिक तरीके से। फ्रेंड, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उग्रवादी टाइप के जो लीडर थे वो नेशनल इनकम, किस पे? नेशनल इनकम पॉलिसी पे काम करना चाहते थे। वहीं उदारवादी टाइप के जो लीडर थे वो संवैधानिक तरीके से भारत में सुधार करना चाहते थे। तो इसमें एनी बेसेंट के द्वारा कितनी चालाकी से दोनों विचारधाराएं, कौन सा? उग्रवादी एवं उदारवादी, दोनों विचारधाराओं को मिक्स किया जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस के गरम नरम, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के भी बहुत सारे लीडर इस आंदोलन के साथ हो जाते हैं। किसके? होम रूल आंदोलन में जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि 1905 में स्थापित द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। और कहा जाता है कि इसके भी बहुत सारे मेंबर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी बहुत सारे मेंबर होम रूल आंदोलन में भाग लेते, मतलब इसके भी मेंबर इसकी सदस्यता लेने लगते हैं। होम रूल आंदोलन का विचार भले ही स्टार्टिंग में एनी बेसेंट के दिमाग में आया था, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और इनका क्षेत्र कहाँ पे था? मुंबई। इनका मुख्यालय कहाँ पे था? मुंबई में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र रिलीज किए जाते हैं, एक मराठा और एक केसरी। मराठा इंग्लिश भाषा में था, वहीं केसरी मराठी भाषा में था। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में, कब? सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। और उनका मुख्यालय कहाँ पे? मद्रास के अडियाल में। कहाँ पे? मद्रास के अडियाल में स्थित था। और उन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। लीग का सचिव किसे बनाया? जॉर्ज अरुंडेल को। इनकी 2 समाचार पत्र हैं, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। सबसे पहले होम रूल आंदोलन का विचार किस में छपता है? कॉमनवेल्थ में छपती हैं। वहीं न्यू इंडिया मूल रूप से एनी बेसेंट की पत्रिका नहीं है, इसे पहले मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उस टाइम मद्रास स्टैंडर्ड घाटे में चल रही थी। यही कारण है कि एनी बेसेंट के द्वारा कुछ पैसे देकर मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद लिया जाता है तथा इसका नाम न्यू इंडिया रखा जाता है। क्या? न्यू इंडिया रखा जाता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। क्या? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है और उसमें होम रूल लीग का अस्तित्व कम हो जाता है। क्यों कम दिखता है? क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एनी बेसेंट अधिक इंटरेस्ट दिखाती हैं और वे मान लेती हैं कि हाँ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो भी सुधार किए गए हैं वो ठीक ठाक हैं, वो भारतीयों के लिए ठीक हैं। तो ऐसे में उस टाइम जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको ऐसा लगता है कि जब हमारे आंदोलन की इतनी बड़ी लीडर एनी बेसेंट ही जब ब्रिटिशर का या फिर अंग्रेजों का फेवर कर रही हैं तो यह आंदोलन आगे चलकर क्या दिला सकता है। यही कारण है कि होम रूल आंदोलन आगे धीरे धीरे क्या होता है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या था? रॉलेट एक्ट 1917 ईस्वी में सर सिडनी की अध्यक्षता में, किसके? सर सिडनी की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित होता है। और
इसका नाम, इसका जो रियल नाम था वो रॉलेट एक्ट ना होकर क्या था, दी एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या, दी एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। इसे बिना दलील, बिना अपील एवं बिना वकील का कानून, क्या, बिना दलील, बिना अपील एवं बिना वकील का कानून कहा जाता था। यही कारण है कि भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून की संज्ञा, किसे, काला कानून की संज्ञा दिया जाता है। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल, क्या, देशव्यापी हड़ताल किया जाता है। फिर आगे 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर के घर जाकर आंदोलनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और कहा जाता है कि डीसी के द्वारा आम जनता पर गोली चला दी जाती है। किसके द्वारा, डीसी जो डिप्टी कमिश्नर है उसके द्वारा आम जनता पर गोली चला दी जाती है, जिससे जो जनता है वो आक्रोश में आ जाती है और डीसी का घर जला देते हैं। क्या, डीसी का जो घर है वो जला देते हैं। फिर 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, किसके, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक इंग्लिश मिशनरी महिला, क्या, एक इंग्लिश मिशनरी कहा जाता है, साइकिल से सवार होकर जा रही थी और एक इंग्लिश मिशनरी महिला थी और इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। यही कारण है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा विचार विमर्श करके मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। क्या, मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू कर दिया जाता है। उस क्षेत्र यानी अमृतसर का क्षेत्र, इनफैक्ट पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया था और इसके तहत या इस कानून के तहत क्या था कि किसी भी स्थान पे 4 लोगों से अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी। और 13 अप्रैल 1919 को ही बैसाखी का त्यौहार था, जो सिखों का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है, बैसाखी का त्यौहार। इसमें पशु मेला का, इसमें बहुत बड़ा पशु मेला देखने को मिलता है, जिसमें भारत के कोने कोने से लोग इसमें आते हैं पशु मेला में। और वहीं पे अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ भी कुछ जाते हैं, क्या, दर्शन करने के लिए। कुछ सिख वहाँ पे भी गोल्डन टेम्पल में भी जाते हैं। कहा जाता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है तब पशु मेला का जो एरिया था उसको खाली करा लिया जाता है एवं गोल्डन टेम्पल से भी भीड़ को हटा दिया जाता है। यही कारण है कि शाम होते होते ये सारी भीड़ कहाँ पे एकत्रित हो जाती है, तो सारी भीड़ एक जल्ली नामक व्यक्ति का बाग था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग। एक जलियांवाले बाग में सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसमें कहा जाता है कुछ लगभग 5 दरवाजे थे, लेकिन ये सारे दरवाजे बहुत सकरे थे या फिर कभी खुलते नहीं थे। इसमें से बस एक ही दरवाज़ा था जो खुलता था, वो कहाँ पे था, यहाँ सामने पे एक दरवाज़ा था और उसमें सारे लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कुछ किसान हैं, गरीब हैं, कुछ तीर्थयात्री टाइप के लोग हैं जो गोल्डन टेम्पल गए हैं, सारे लोग बैठे हैं इसमें। लेकिन इन सब में एक एक्टिव दल भी था। कौन, एक एक्टिव दल भी है जिसे पता है कि यहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है। जो सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें एक एक्टिव दल भी काम कर रहे हैं जो यह प्लानिंग बनाने के लिए आए हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा, भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन इन सब की खबर किसको थी उस टाइम, डॉक्टर ओडायर को, किसको, जनरल ओडायर को था। लेकिन कहा जाता है कि ओडायर आते हैं तथा इसमें उनके द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि अगर आप लोग 3 मिनट के अंदर यह भीड़ खाली कर सकते हैं तो खाली कर दीजिए, वरना हमारे द्वारा इसमें गोली चला दी जाएगी। तो सोचिए कितनी क्रूरता से इस निहत्थे जनता पर ये लोग गोली चला देते हैं और वहाँ पर ये हद दर्जे की बेशर्मी थी। हम सोच भी नहीं सकते कि इतना घटिया काम भी अंग्रेज कर सकते हैं। उस पूरे भीड़ में एक ऊधम सिंह, कौन, पूरे भीड़ में एक ऊधम सिंह नाम के व्यक्ति थे जो लोगों को पानी पिला रहे थे। ऊधम सिंह का नाम आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, वो बड़े क्रांतिकारियों में इनका नाम आता है। ऊधम सिंह अपने आंखों से जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं तथा इसका बदला लेते हैं कब, 1940 ईस्वी में, तथा इसका बदला 1940 ईस्वी में लंदन में जनरल ओडायर की हत्या करके, किसके, जनरल ओडायर की हत्या करके चुकाते हैं। किसके द्वारा, ऊधम सिंह के द्वारा।
इसके बाद इसमें एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेसी समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति, ये केवल एक आंकड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग मारे गए थे। किसके सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, जबकि कांग्रेसी समिति के अनुसार केवल 1000 व्यक्ति ही मारे गए थे। हंसराज क्या थे? हंसराज जैसे एक तरफ तो जनरल ओ डायर कहीं न कहीं सहभागी थे इस पूरे कांड को लेकर, लेकिन हंसराज ये भारतीय चापलूस थे। क्या ये भारतीय चापलूस थे जो जनरल ओ डायर को के सहयोगी थे, और टाइम ये बात बता रहे थे कि आखिर जलियांवाले बाग में कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हंसराज की ही चापलूसी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अंततः देखने को मिलता है। और इसके बाद पूरे भारत में मातम सा छा जाता है जलियांवाले बाग हत्या, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग उस बाग में बैठे थे, उस बाग में हिस्से थे। यही कारण है कि पूरे देश में एक मातम सा छा जाता है। यही कारण है कि शंकर नायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाता है। किसके द्वारा? शंकर नायर के द्वारा। वहीं महात्मा गांधी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी जाती है। जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड अथवा सर की उपाधि क्या कर दी जाती है? अंग्रेजों को लौटा दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शंकर नायर के द्वारा कौन सी उपाधि? महात्मा गांधी। तो शंकर नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी जाती है। जमनालाल बजाज के कारण राय बहादुर की उपाधि लौटा दी जाती है तथा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर अथवा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जाती है। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, कब? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक हंटर कमीशन का गठन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्टिंग करने के लिए एक हंटर कमीशन का गठन होता है। ये हंटर कमीशन कोई भी काम नहीं करेगा, बस लीपा पोती का काम क्या करेगा? बस लीपा पोती का काम करेगा। इसमें 5 अंग्रेजी एवं 3 भारतीय, हंटर कमीशन में 5 अंग्रेजी एवं 3 भारतीय सदस्य थे। कौन? 5 अंग्रेजी एवं 3 भारतीय सदस्य थे। और जो 3 भारतीय सदस्य थे वो तीनों कौन थे? वो तीनों ब्रिटिश चापलूस थे। कौन? ब्रिटिश चापलूस थे। उनका नाम क्या था? सर चिमनलाल सीतरवाड़ और दूसरे कौन थे? साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे जगत नारायण। साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे जगत नारायण, ये तीनों मेंबर हंटर कमीशन के मेंबर रहते हैं जो भारतीयों की तरफ से पार्टिसिपेट होते हैं। और यह कमीशन कुछ नहीं करता है, बस लीपा पोती करता है। और इन्होंने गलत किया, मतलब उसका डिसीजन क्या आता है हंटर कमीशन का, कि ये बोलते हैं कि इन्होंने गलत किया। ओ डायर के बारे में बोला जाता है कि ओ डायर ने गलत किया, लेकिन इतना गलत नहीं किया क्योंकि इसने अपने ब्रिटिशर के फायदे को देखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया था। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि अगर वो अपने देश के ब्रिटिशर के फायदे के लिए क्या करते हैं, हजारों भारतीय निहत्थों पर गोली चला देते हैं, तो ये क्या है? ये बहुत गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई भारतीय बिना मतलब के अपने देश की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें आंदोलनकारी या फिर देशद्रोही कहकर पुकारा जाता है। क्या? उन्हें आंदोलनकारी या फिर देशद्रोही कहकर पुकारा जाता है। और बाद में इसका ओ डायर का कुछ होता नहीं है कि हाँ उनको कोई विशेष तरह से पनिश किया जाता है, बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड यानी अंग्रेजों की जो राज्यसभा है उसमें इनका नाम इज्जत से लिया जाता है तथा इन्हें अंग्रेजों का शेर कहकर इन्हें पुकारा जाता है। किसको? जनरल ओ डायर को, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में बाद में ऊधम सिंह के द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद कांग्रेस के द्वारा एक तहकीकात, अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। वहीं कांग्रेस के द्वारा एक किस कमेटी का गठन किया जाता है? तो तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है और इसमें एनी बेसेंट, महात्मा गांधी एज ए मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट होते हैं। इसका भी कोई वो खास डिसीजन नहीं आता है, बस ऐसे हंटर कमीशन की तरह भी इसका भी डिसीजन रहता है। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति का मतलब संपत्ति थी, यही कारण है कि इसका नाम जलियांवाला बाग कहा जाता है। फ्रेंड, ऐसा है कि आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करते हैं।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। दूसरा है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। सही चुनना है, इस दोनों में सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 1, 2 दोनों सही है। क्या 1, 2 दोनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उग्रवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड आपने देखा होगा कि अप्रैल में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन की स्टार्टिंग की जाती है। वहाँ सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। क्या सही कथन चुनिए। फर्स्ट है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तथा तीसरा है, होम रूल लीग सबसे पहले एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त सभी, यानी 1, 2, 3 जो तीनों ऑप्शन है वो सारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हमारा अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल को प्रारंभ किया। तो लंदन में इंडियन होम रूल को किसने प्रारंभ किया, या लंदन में इंडियन होम रूल प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसको, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो किसके गिरफ्तारी के विरोध में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। किसके, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का परित्याग कर दिया। तो नाइटहुड का उपाधि किस उपलक्ष्य में परित्याग किया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरशंकर नायर के द्वारा। किसके द्वारा, सरशंकर नायर के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर को निम्न में से किसने मारा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर को निम्न में से किसने मारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह। कब, 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह द्वारा जनरल ओ डायर को 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा मारा जाता है या हत्या की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो किसे सौंपा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। किसे, महात्मा गांधी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 का रॉलेट एक्ट। किसका, 1919 का रॉलेट एक्ट। फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।